नमस्कार आप सभी को। सभी अपने अपने कैमरे ऑन कर लीजिए, भी शुरू करो। सर, करो सभी अपने अपने कैमरे। नमस्ते गौरव सर। कल हम सभी ने नक्षत्रों के बारे में समझा था कि नक्षत्र, नक्षत्र के आगे फिर उपनक्षत्र ना। हिंदी में हम उपनक्षत्र कहते हैं, इंग्लिश में हम उसे सब लोड कहते हैं। ठीक है। उप मतलब एक नक्षत्र को फिर से जब 9 भागों में डिवाइड करते हैं तो वो उपनक्षत्र बन जाते हैं। राशि, नक्षत्र, उपनक्षत्र। ठीक है। राशि, स्टार और सब लोग सेम ही एक सेंटेंस का नाम। हमारे पास 9 ग्रह और 12 ग्रह। सभी के सभी ग्रह और सभी के सभी ग्रहों का कोई ना कोई राशि लोड होगा, कोई ना कोई नक्षत्र लोड होगा, और कोई ना कोई सब लोड होगा। ठीक है। सभी के सभी। राशि सबसे बड़ी है, राशि 30 डिग्री की है, तो राशि पहले कॉलम पर वो लिखेगा एप्लीकेशन। नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का, राशि के आगे वाले कॉलम में लिखेगा। ठीक है। जो सब होता है वो फिक्स नहीं होता। होते तो 9 के 9 सब 13 डिग्री 20 मिनट में ही डिवाइडेड है। मतलब एक नक्षत्र में 9 के 9 सब डिवाइड है। पर सभी सब का साइज फिक्स नहीं होता। कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। क्लियर। जैसे राशि सारी 30 30 डिग्री की है, वो फिक्स है। नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट 13 डिग्री 20 मिनट के, वो फिक्स है। परंतु सब फिक्स नहीं होते। एक नक्षत्र में 9 सब होते हैं, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं। तो हर एक प्लेनेट की महादशा, जिसे विंशोत्तरी महादशा कहते हैं, जिस प्लेनेट का जितना बड़ा दशा सर्कल होता है उसका सबका साइज उतना ही बड़ा होता है। जैसे शुक्र की दशा 20 साल की सबसे बड़ी मानी जाती है, तो शुक्र का सब सबसे बड़ा होगा। सूर्य की सब 6 साल की सबसे छोटी होती है सूर्य की दशा, तो सूर्य के सब का साइज सबसे छोटा होगा। ठीक है। क्लियर यहाँ तक। 9 के 9 सब 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र में डिवाइड हो गए। परंतु 9 के 9 सब लोड इक्वल नहीं होते। किसी का साइज छोटा है और किसी का साइज आगे बड़ा है। ठीक है। लास्ट में हमने जानने की कोशिश करी थी प्रोमिस ऑफ इवेंट। क्यों प्रोमिस ऑफ इवेंट हमारा जरूरी है? इसलिए कि एक घर से कई सारे इवेंट के बारे में देखा जाता है, परंतु वो घर एक्टिवेट होने से सारे के सारे इवेंट हमारे साथ नहीं होते। जैसे फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी, वाहन, शिक्षा, है ना, कितना कुछ देगा। 12th हाउस जेल यात्रा, विदेश यात्रा, इन्वेस्टमेंट देगा। लेकिन एक साथ 12th हाउस एक्टिवेट होने से सारे के सारे 12th हाउस के इवेंट हमारे साथ नहीं होंगे। ठीक है। चलो, एक बार मैं थोड़ा सा दशा के बारे में समझाऊं, फिर हम प्रॉमिस के बारे में देखना शुरू करते हैं। ठीक है। जिन्हें दशा का एक बेसिक आइडिया नहीं होगा उन्हें समझ आ जाएगा कि दशा क्या होती है। ठीक है। वैदिक ज्योतिष में कई सारी दशाएं हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। पर केपी में हम वैदिक ज्योतिष वाली विंशोत्तरी महादशा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। विंशोत्तरी महादशा क्या होती है? महादशा को ऐसे समझो कि जो हमारी कुंडली के 9 के 9 प्लैनेट है, वो प्लैनेट हमें समय समय अनुसार अपना रिजल्ट देते हैं। जिस वजह से हमें हमारी लाइफ में जब अच्छा रिजल्ट देते हैं तो सुख मिलता है, जब वो खराब रिजल्ट देते हैं तो नेगेटिव एक्टिविटी या कह लो दुख मिलता है। तो ग्रहों के एक्टिवेट होने से, एक्टिवेट होंगे, रिजल्ट बंद करेंगे, फिर से एक्टिवेट होंगे, उससे हमें सुख और दुख हमारी जिंदगी में मिलते हैं। तो एक्टिवेशन की प्रोसेस क्या है? ये जो विंशोत्तरी महादशा है, इस दशा सिस्टम को 5 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली होती है महादशा। महादशा का मतलब होगा सबसे बड़ा। ठीक है। पहले महादशा समझते हैं। इस महादशा के क्रम में सभी के सभी प्लैनेट को एक फिक्स ईयर दिए हुए हैं। जैसे केतु की महादशा होती है 7 साल की, शुक्र की महादशा होती है 20 साल की, सूर्य की महादशा होती है 6 साल की, चंद्र की महादशा होती है 10 साल की, मंगल 7 साल, राहु 18 साल, बृहस्पति 16 साल,
शनि 19 साल, बुध 17 साल। सभी को टोटल करोगे तो आपके पास क्या निकल कर आएगा? 120 साल की टोटल महादशा का क्रम होता है। ठीक है। आप इसे ध्यान से देखो, मैंने सबसे पहली क्लास में आपको ग्रहों का टेबल याद करने का सिस्टम समझाया था, केशर चमरा गुशबू वाला। कल भी हमने उस टेबल को समझा था। अब देखोगे तो महादशा का सीक्वेंस उस हिसाब से है। सबसे पहले केशर में केतु, फिर शुक्र, फिर सूर्य, फिर हमने क्या पढ़ा था? चमरा, चंद्र, मंगल, राहु, फिर हमने क्या पढ़ा था? गुशबु, गुरु, शनि, बुध। तो ये महादशा का क्रम उसी अनुसार मूव कर रहा है। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो वही जो क्रम था वो सब लोड में भी इस्तेमाल हुआ था। वही क्रम आपकी महादशा का क्रम होता है। ठीक है। तो आप लाइन लिख लीजिए समझने के लिए। जब भी हमारा जन्म होता है, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, उस नक्षत्र स्वामी की, जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में हो, उस नक्षत्र स्वामी की दशा शुरू हो जाती है। ठीक है। मान लो जब आपका जन्म हुआ उस समय चंद्रमा है मंगल के नक्षत्र में, तो मंगल की दशा शुरू हो जाएगी फिर जन्म के साथ ही। मंगल के बाद किसकी? फिर वो केशर चमरा गुशु वाला साइकिल रिपीट होगा। मंगल के बाद राहु, राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि, बुध, फिर ऊपर आ जाएगा केतु। ठीक है। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब महादशा बड़ी होगी। मान लीजिए केतु की महादशा, केतु की महादशा 7 साल चलेगी। शुक्र की महादशा 20 है। ये तो बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। अब इसे महादशा कहते हैं। एक महादशा में 9 के 9 ग्रह अपना सर्कल निकालेंगे, जिसे हम कहते हैं अंतरदशा। अंतरदशा क्या है? एक महादशा में, हर एक प्लैनेट की महादशा में 9 के 9 ग्रह अपना पूरे का पूरा सर्कल निकाल कर जाएंगे, जिसे कहेंगे अंतरदशा। ये छोटी हो जाएगी। फिर एक अंतर में 9 के 9 ग्रहों की प्रयंतर दशा होगी, वो और छोटी हो जाएगी। तो एक प्रयंतर में 9 के 9 ग्रहों की सूक्ष्म दशा चलती है, और छोटा टाइम फ्रेम हो जाएगा। और फिर प्राण दशा, एक ग्रह में, एक सूक्ष्म में 9 के 9 ग्रहों की प्राण दशा चलती है। ठीक है। एक बार फिर से हम सरल वे में समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल समझो, जो महादशा होती है वो बड़ी, जैसे 6 से लेकर 20 साल तक। 6 से 20 कैसे? छोटी से छोटी सूर्य की 6 साल की, बड़ी से बड़ी शुक्र की 20 साल की। अंतरदशा छोटी होती है 1 साल से लेकर 2 साल के तक। ठीक है। प्रयंतर दशा इससे भी छोटी, 3 से लेके 6 महीनों के बीच बीच। सूक्ष्म दशा उससे भी छोटी, दिनों में, महीना, 45 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसे। और प्राण दशा तो दिनों की होती है, 10 दिन, 15 दिन, कई बार 5-6 दिन ऐसे बार। ठीक है। क्लियर ये स्टेप सभी को कि नहीं स्टेप? ठीक है। चलो, ये काम कहाँ आते हैं? हम केपी में ना सूक्ष्म तक नहीं जाते, हम केपी में महादशा, अंतरदशा और प्रयंतर दशा तक के रहते हैं। ये काम कहाँ आता है? जब हमें किसी भी इवेंट का टाइम निकालना होता है, जिसे हम कहते हैं टाइमिंग ऑफ इवेंट। कोई भी इवेंट कब घटित होगा, उसके लिए हम महादशा, अंतरदशा, प्रयंतर दशा को लेते हैं। मान लीजिए किसी ने कहा शादी कब होगी, तो मैरिज के लिए सबसे पहला काम है हम क्या सिलेक्ट करेंगे? महादशा, फिर अंतरदशा। महादशा जब सिलेक्ट करोगे तो बड़ा टाइम फ्रेम आ जाएगा ना, 6 से 20 साल का। जब अंतर करेंगे तो 1 से 2 साल का। फिर आप सिलेक्ट करोगे प्रयंतर दशा।
तो प्रयंतर दशा सिलेक्ट करने से आपके पास किसी भी इवेंट के 3 से 6 महीने के बीच बीच का समय जो है वो निकल कर आ जाता है, इतना टाइम फ्रेम आ जाता है। अब वैसे तो 3 से 6 महीने किसी भी इवेंट के लिए बहुत होते हैं। 3 महीनों में शादी हो जाएगी बहुत है, इन 3 महीनों में चाइल्ड बर्थ हो जाएगा बहुत है, ठीक है। पर फिर भी आगे हम चाहें तो केपी में कृष्णा मूर्ति सर ने हमें सन का ट्रांजिट इस्तेमाल करना सिखाया है। अब सन का ट्रांजिट जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सन एक राशि में 1 महीना रहता है। ये मैंने आपको पहली क्लास में समझाया था। सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है। तो सन का ट्रांजिट अप्लाई करने से हम किसी भी इवेंट के 1 महीने तक फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा इवेंट किस महीने में होगा। ठीक है ना? क्लियर यहां तक? नहीं क्लियर? पर इतनी जल्दी फाइंड नहीं होता जितनी जल्दी मैंने आपको समझा दिया 2 मिनट में। शुरुआती दौर में ये 3 लेवल आसानी से किए जाते हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रंतरदशा। ये आप सिलेक्ट कर लोगे। फिर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते हो तो फिर आप किसी इवेंट के मंथली लेवल को भी टच करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है? तो ये महादशा है। तो एक जब कोई ग्रह महादशा में आएगा तो महादशा में वो किन किन ग्रहों का रिजल्ट देगा? जो हमने कल प्लैनेट सिग्निफिकेशन समझे थे, वो सारे के सारे ग्रहों का रिजल्ट उस महादशा में दे देगा। सेम अंतर में भी वो सारे के सारे ग्रहों का रिजल्ट आपको देता चला जाएगा। क्लियर है? हमें समझना होता है महादशा अंतरदशा में क्या ग्रुप बनता है। अभी हम ग्रुप बनते हैं तब आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। क्लियर यहां तक? महादशा अंतरदशा बेसिक आइडिया हुआ। कई बार हमारी कुंडली में बहुत अच्छे प्लैनेट होते हैं लेकिन उनका हमें रिजल्ट नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनकी दशाएं नहीं लग रही होती, इसलिए रिजल्ट उनका हमें नहीं मिलता। ठीक है? अब क्या रिजल्ट मिल रहा होगा उसके लिए अभी की महादशा और अभी की अंतरदशा देखोगे तो आपको पता लग जाएगा अभी के समय व्यक्ति को कौन कौन से ग्रहों का रिजल्ट मिल रहा होगा। क्लियर यहाँ था? चलो, ये तो टाइमिंग ऑफ इवेंट की प्रोसेस है। हम पहले प्रोमिस ऑफ इवेंट वाले पार्ट को कवर करते हैं। कल हमने प्रोमिस ऑफ इवेंट वाले पार्ट को कहाँ तक कवर करा था? हमने सिंपल एक मेथड जाना था कि किसी भी इवेंट का प्रोमिस निकालने के लिए उस इवेंट के प्राइमरी हाउस के सबलोड को देखना पड़ता है। वो सबलोड किन किन हाउसेस को सिग्निफिकेट करेगा, हम उन्हें देखेंगे। क्लियर इतना पॉइंट? ये हमने समझा। ठीक है? अभी हम ग्रुप ऑफ हाउस समझते हैं, फिर हम उसकी उदाहरण करेंगे, आपको समझ आएगा। आप हेडिंग डालिए ग्रुप ऑफ हाउस। ठीक है? ये ग्रुप ऑफ हाउस क्या होते हैं? ग्रुप से ही मतलब क्लियर हो रहा है, ग्रुप मतलब इकट्ठा, है ना, कई सारी चीजों का इकट्ठी यानी कि ग्रुप। अकॉर्डिंग टू केपी सिस्टम किसी एक घर के होने से इवन नहीं होगा। जैसे शादी, अकेले साथ में घर से शादी नहीं होगी। ठीक है? कुछ और घर भी होंगे जो शादी में अपना रोल प्ले करेंगे, तब जाकर शादी का इवेंट पूरा होगा। ठीक है? तो हमें ये सोचना है कि हम जिस भी इवेंट के बारे में विचार कर रहे हैं उस इवेंट का प्राइमरी हाउस तो एक है ही है, और उस इवेंट के होने के साथ साथ जन्म कुंडली के कौन से घर हैं जो उसमें मदद कर रहे हैं। क्लियर? प्राइमरी तो है ही है, प्राइमरी हमने पढ़ा हुआ है। ये विचार करना है कि उस इवेंट के होने के बाद क्या हो सकता है या उसके साथ साथ क्या क्या होगा, और साथ साथ होने से कौन कौन से घर हमें एक रोल प्ले करेंगे। ठीक है? हम मैरिज का इवेंट समझें एक बार, आपको कहानी क्लियर हो जाएगी। ठीक है? आप हेडिंग डालिए ग्रुप ऑफ हाउस के नीचे मैरिज। मैं एक खाली पहले कुंडली बनाता हूँ। ये वैसे बहुत ही अच्छी।
ठीक है? जैसे कंट्री, ग्रुप ऑफ हाउस। हम अभी पॉजिटिव हाउस को समझेंगे, नेगेटिव फिर आगे समझते हैं, ठीक है? मैरिज की एग्जांपल ले रहे हैं। पहले प्राइमरी होगा, फिर क्या होगा, फिर पॉजिटिव होगा, फिर क्या होगा, फिर नेगेटिव होगा। तीन स्टेप होंगे। प्राइमरी हम पढ़ चुके हैं, पहले पॉजिटिव समझते फिर नेगेटिव। प्राइमरी हाउस कौन सा होता है शादी के लिए? सेवंथ हाउस। क्यों? क्योंकि वहां से शादी का विचार किया जाएगा। क्लियर यहां तक? इतना क्लियर है? अब जब शादी होगी तो क्या क्या होगा, थोड़ा सा सोचिएगा। शादी होगी तो परिवार में बढ़ोतरी होगी। परिवार में बढ़ोतरी होगी, परिवार के लिए देखा जाता है दूसरे घर को। तो दूसरा घर क्या करेगा? शादी में सहायक होगा। सहायक होगा या फिर पॉजिटिव होगा, सिंपल। क्लियर? शादी होगी तो क्या होगा? इच्छा की पूर्ति होगी। इच्छा की पूर्ति 11वें घर से देखी जाती है। ठीक है? तो शादी होगी तो 7वां घर, दूसरा घर और 11वां घर। ठीक है? आएगा 2, 7, 11। ये क्या है? शादी के लिए पॉजिटिव हाउस होंगे। यहां तक कहानी क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? सेवंथ हाउस मैरिज के लिए पॉजिटिव हाउस, और प्राइमरी हाउस, सॉरी, सेवंथ हाउस प्राइमरी। जो प्राइमरी हाउस होगा वो हमेशा उस इवेंट के लिए पॉजिटिव होगा। ठीक है? तो 7 तो पॉजिटिव आ ही गया। बाकी आपने ऐड किया 2 और 11, तो क्या कहेंगे? सेवंथ हाउस इज प्राइमरी हाउस, पॉजिटिव हाउस इज 2, 7, 11। ठीक है? क्लियर? प्राइमरी का मतलब क्या है? प्राइमरी का मतलब है कि शादी 7वें घर से देखी जाएगी। ठीक है? दूसरा घर शादी का पॉजिटिव है, मगर दूसरे घर से शादी देखी नहीं जाएगी। 11वां घर शादी का पॉजिटिव है, मगर 11वें घर से शादी देखी नहीं जाएगी। क्लियर पॉइंट के निकले? प्राइमरी का मतलब क्या है? प्राइमरी का मतलब है जिस घर से वह इवेंट देखा जाएगा। ठीक है? डन। चलो, एक एग्जाम्पल और लें साथ में, फिर आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं पैसे के लिए। ठीक है? पॉजिटिव की फिर नेगेटिव समझते हैं, फिर इकट्ठा ग्रुप कर लेंगे। नेगेटिव का एक फॉर्मूला होता है, समझ। हम मनी की उदाहरण ले लेते हैं। मनी के लिए प्राइमरी हाउस कौन सा लेते हैं? प्राइमरी हाउस लेंगे सेकंड। क्यों? क्योंकि दूसरा घर आपके पैसे को रिप्रेजेंट करता है। पैसे को रिप्रेजेंट करता है। चलो, हमने पहली क्लास में समझा था छठा घर जो नौकरी देता है, तो पॉजिटिव गिना जाएगा। दूसरा तो पॉजिटिव में आ ही गया ना, प्राइमरी तो पॉजिटिव में आ ही गया, फिर 6 आ गए। फिर हमने पहली क्लास में समझा था 10th हाउस जो आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करता है, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आपने समझा था 11वां घर जो कि प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, ये भी फिर पॉजिटिव में आ जाएगा। तो कौन कौन से घर पॉजिटिव हो जाएंगे? 2, 6, 10, 11। ये घर पैसे के लिए पॉजिटिव घर होंगे। क्लियर? यहां तक समय लगा कि नहीं लगा, बताओ एक बार मुझे चैट में। यहां तक कहानी क्लियर हुई? किसी भी इवेंट के लिए पॉजिटिव घर कैसे ढूंढे जाते हैं? उस इवेंट के होने से कौन कौन सी गतिविधियां हो सकती हैं, उन्हें समझने से एक आइडिया लगेगा कि ये वाले घर पॉजिटिव हो सकते हैं। ठीक है? और वो घर पॉजिटिव। प्राइमरी का मतलब क्या है? प्राइमरी का मतलब है इवेंट उसी घर से देखा जाएगा, प्राइमरी से ही। ठीक है? पॉजिटिव से देखा नहीं जाएगा, पॉजिटिव सिर्फ उसमें सहायक होगा। चलो, अभी नेगेटिव की थ्योरी समझते हैं। नेगेटिव को समझने का एक नियम होता है। वो नियम लगभग हर जगह अप्लाई होता है, कुछ एक जगह छोड़ के बाकी हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है? लिखो नियम क्या क्या है। नियम ये है
जन्म कुंडली के 12 घर है, ठीक है। नियम है, किसी भी घर से जो 12th हाउस है, किसी भी घर से जो 12th हाउस है, वो उस घर के लॉस को रिप्रेजेंट करता है। क्या नियम है? किसी भी घर से जो 12th हाउस है, वो उस घर के लॉस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एक बार काउंट कर कर समझाऊं इसकी काउंटिंग कैसे करेंगे। हर एक घर के लिए नियम सेम होगा। देखिए, ये कुंडली है। आपको अगर पहले घर से 12th हाउस काउंट करना है तो कैसे करेंगे? पहले घर को पहला घर मानिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यानी कि जो 12th हाउस है वो पहले घर के लिए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी प्रकार से आपको दूसरे घर से काउंट करना तो कैसे करेंगे? दूसरे घर को पहला घर मान लीजिए। दूसरे घर से काउंट कैसे करेंगे? इसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी कि पहला घर। तो दूसरे घर के जो इवेंट है, पहला घर उसके लॉस को रिप्रेजेंट करेगा। ये फॉर्मूला समझ आया कि नहीं समझ आया? किसी भी घर से 12th हाउस, ये फॉर्मूला है। हम उसे सिंपल भाषा में कहेंगे, किसी भी घर से पीछे वाला घर वो पीछे वाला ही बनेगा। पहले घर से 12वां घर काउंट करेंगे तो 12वां घर बनेगा, पहले के पीछे है। दूसरे घर से 12वां घर काउंट करेंगे तो पहला बनेगा, दूसरे के पीछे है। तीसरे घर से 12वां घर काउंट करेंगे, दूसरा बनेगा, तीसरे के पीछे है। ठीक है। एक आधी कुछ चीजें लिख लो, आपको समझ आ जाएंगे, ठीक है। लिखो 5th हाउस, पांचवा घर चाइल्ड बर्थ देता है। पांचवें घर से 12वां घर है चौथा घर, वो डिनाइल ऑफ चाइल्ड बर्थ लेता है। क्लियर? ऑपोजिट हो गया उसके बिल्कुल, पीछे हो गया ना, लॉस हो गया उस इवेंट का। ठीक। नीचे लिखो 4th हाउस प्रॉपर्टी देगा। 4th हाउस के पीछे तीसरा घर, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी से अधिकार खो लेना। ठीक। छठा घर नौकरी, पांचवा घर नौकरी का खो देना, ठीक, पीछे हो गया। सातवां घर विवाह, छठा घर तलाक, पीछे हो गया उसके, ठीक है। 10वां घर व्यवसाय, 9वां घर व्यवसाय के विरुद्ध हो गया, ठीक है। जबकि वैदिक ज्योतिष में 9वें घर को भाग्य स्थान कहा जाता है। केपी में 9वें घर को भाग्य स्थान नहीं कहेंगे, ठीक है। क्लियर? किसी भी घर से जो पीछे वाला घर है वो उसके इवन को नेगेटिव करेगा, ठीक है। ये एक बेसिक नियम है। इसी के साथ लिखो, जन्म कुंडली का जो 8th हाउस है एंड जो जन्म कुंडली का 12th हाउस है, सभी इवेंट में तो नियम नहीं लगता, पर ज्यादातर ये नेगेटिव में ही काउंट होगा। सभी में तो नहीं, परंतु ज्यादातर ये नेगेटिव में काउंट होते हैं, दोनों घर 8 और 12, ठीक है। डन। ज्योतिष के जितने भी नियम हैं, कोई भी ऐसा नियम नहीं है जो पूरा ही अप्लाई हो जाए। हर नियम अप्लाई करते समय अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर उसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। क्लियर? यहाँ तक समझें? एक अब पूरी एग्जाम्पल कंप्लीट करें। हमने शादी वाली कर रहे थे, शादी की पूरी एग्जाम्पल करते हैं, आपको बड़ा अच्छा समझ आ जाएगा। फिर से हम कुंडली पर चलते हैं। ये देखिए, ठीक है। इवेंट, मैरिज, 7वें घर से देखेंगे, प्राइमरी हो गया 7, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव हाउस कौन से लेंगे? पॉजिटिव हाउस लेंगे दूसरा घर, क्योंकि परिवार का। उसके बाद लेंगे 11वां घर, क्योंकि इच्छा की पूर्ति का।
तो कौन से प्राइमरी तो आएगा ही पॉजिटिव में, 2 7 11 पॉजिटिव हो सकता। ठीक है। अब नेगेटिव लेंगे। नेगेटिव कौन से होंगे? ये जो पॉजिटिव हाउस है इनसे पीछे पीछे वाले घर नेगेटिव हो जाएंगे। दूसरे घर से 12वां घर, पहला घर। 7वें घर से 12वां घर, छठा घर। 11वें घर से 12वां घर, 10वां घर। ठीक है। तो दूसरे घर से 12वां घर, पहला घर। 7वें घर से 12वां घर, छठा घर। और 11वें घर से 12वां घर, 10वां घर। ये नेगेटिव आ गए। 1 6 10। इसी के साथ हमने एंड नियम पढ़ा है कि जन्म कुंडली का 8वां घर और जन्म कुंडली का 12वां घर, ये दोनों भी नेगेटिव हाउस होंगे। तो मैरिज के लिए ग्रुप क्या बनेगा? प्राइमरी हाउस 7, पॉजिटिव हाउस 2 7 11, नेगेटिव हाउस 1 6 10, 8 एंड 12। ये समझ आया सभी को कि नहीं समझ आया? बताओ एक बार चैट में इतना। कैसे बना? पहले आपने पॉजिटिव बनाए हैं, पॉजिटिव के बाद उन पॉजिटिव से पीछे पीछे वाले नियम समझे हैं। वो अभी हमने समझ लिए। किसी भी घर से 12वां घर उस इवन के नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, +8 और 12। तो शादी के लिए प्राइमरी हाउस 7th हाउस, पॉजिटिव हाउस 2 7 11, नेगेटिव हाउस 1 6 10 पॉजिटिव के पीछे पीछे वाले, प्लस जन्म कुंडली का 8वां घर और प्लस जन्म कुंडली का 12वां घर नेगेटिव आ गया। ठीक है। प्राइमरी का मतलब है 7वें घर से शादी देखी जाएगी। देखेंगे कैसे, उस पर आगे आते हैं। ठीक है। एक बार सभी इवन के ग्रुप समझने की कोशिश करते हैं। 8 और 12 काउंट नहीं किए, 8 और 12 काउंट नहीं हुए। 8 और 12 जर्नली नेगेटिव हाउस हैं, वो नेगेटिव में ऐड हो गए, अलग से वो काउंट नहीं करे हमने। ठीक है। 8 12 हमने काउंट नहीं करे। सभी इवेंट के लिए 8 12 नेगेटिव नहीं होते। मैंने नियम आपको समझाया कि ज्योतिष के जितने भी नियम हैं, सभी नियमों को देखते समय अपने दिमाग का हमेशा इस्तेमाल कर कर चलना है। 8 12 नेगेटिव है। जब हम प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो खर्चा होता है। आपने मान लीजिए घर लिया तो कुछ तो पैसा दोगे ही। तो प्रॉपर्टी के केस में 12वें घर को नेगेटिव नहीं लिया जा सकता। क्लियर? आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलेगी तो वो बिना 8वें घर के नहीं मिलेगी। तो जितने भी नियम हैं उन्हें अपने दिमाग से समझकर अप्लाई करते हैं। वैसा कोई भी कंप्लीट नियम नहीं है कि एक नियम है तो लगता जाएगा, नहीं तो सारी दुनिया को ही आ जाएगी ज्योतिष, क्योंकि सभी को आती नहीं है। ठीक है। तो जितने भी नियम है, नियम तो है, और नियमों को अपने दिमाग से समझकर ही अप्लाई किया जाता है। क्लियर है? मैं आपको मेजर मेजर लिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। मैरिज का समझा, चाइल्ड बर्थ समझी। चाइल्ड बर्थ इवेंट 5वें घर से देखा जाता है। प्राइमरी घर 5। पॉजिटिव हाउस कौन से हो जाएंगे फिर? बच्चा पैदा होगा, परिवार में न्यू मेंबर आएगा। बच्चा पैदा होगा, इच्छा की पूर्ति होगी आपकी। तो पॉजिटिव आएंगे 2 5 11। नेगेटिव कौन कौन से होंगे? दूसरे घर से 12वां घर, पहला। 5वें घर से 12वां घर, चौथा। 11वें घर से 12वां घर, 10वां। +8 और +12, 1 4 10, +8 और 12। ये चाइल्ड बर्थ के लिए प्राइमरी हाउस 5th, पॉजिटिव हाउस 2 5 11, नेगेटिव हाउस 1 4 10, 8 और 12, ये ग्रुप बन जाए। ठीक है। चाइल्ड बर्थ के आगे शिक्षा। शिक्षा के लिए एजुकेशन। शिक्षा के लिए क्या लेंगे? प्राइमरी हाउस 4th,
पॉजिटिव हाउस कौन कौन से लेंगे? फोर्थ हाउस भी शिक्षा से है, नौवां घर भी शिक्षा को संबंध होता है। ठीक है। और जन्म कुंडली का 11वां घर जो इच्छा की पूर्ति को दे गए थे। तो शिक्षा के लिए पॉजिटिव घर बनेंगे 4, 9, 11। ठीक है। 4, 9, 11 शिक्षा के पॉजिटिव हाउस। अब शिक्षा के नेगेटिव हाउस कौन से होंगे? तीसरे घर से चौथे घर से 12वां घर तीसरा घर, नौवें घर से 12वां घर 8वां घर। यहाँ पर 10वां घर शिक्षा के नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 10वां घर आपके प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करेगा। प्रोफेशन कभी भी शिक्षा के विरुद्ध नहीं होगा। शिक्षा का प्राइमरी काम ही यही है कि शिक्षा के बाद आप काम कर सकें। तो 10वें घर को नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे। 8वें घर 12वें घर को नेगेटिव लेंगे। ठीक है, 8 और 12। तो शिक्षा के नेगेटिव घर बनेंगे 3, 8, 12। शिक्षा के लिए कौन कौन से घर बनेंगे? प्राइमरी हाउस, फोर्थ हाउस, पॉजिटिव हाउस 4, 9, 11, नेगेटिव हाउस 3, 8, 12। ठीक है। 10वां घर नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। शिक्षा के बाद आगे लिखिए प्रॉपर्टी परचेज करना। प्रॉपर्टी परचेज के लिए प्राइमरी हाउस कौन सा होगा? फोर्थ हाउस जो प्रॉपर्टी देगा। पॉजिटिव हाउस, जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं तो हम कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए पेमेंट देते हैं। इन्वेस्टमेंट कह लो, खर्चा कह लो, जो भी कह लो। तो 12th हाउस वहां पर नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव के रूप में लिया जाएगा। और प्रॉपर्टी लेने की इच्छा है, इच्छा के लिए 11वां घर आ जाएगा। तो प्रॉपर्टी के लिए ग्रुप क्या बना? 4, 11, 12। अब प्रॉपर्टी के लिए नेगेटिव हाउस कौन से होंगे? फोर्थ हाउस से 12th हाउस तीसरा घर, 11वें घर से 12वां घर 10वां घर। यहां पर 8 और 12 नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है। तो 3 और 10 ये प्रॉपर्टी में नेगेटिव हाउस का रोल प्ले करेंगे। तो प्राइमरी हाउस होगा प्रॉपर्टी के लिए फोर्थ हाउस, पॉजिटिव हाउस होंगे 4, 11, 12, नेगेटिव हाउस होंगे 3 और 10। ठीक है ना। प्रॉपर्टी के बाद आगे लिखिए इवेंट, आगे इवेंट आएगा फॉरेन ट्रैवल। फॉरेन ट्रैवल के लिए प्राइमरी हाउस कौन सा होगा? 12th हाउस होगा, क्योंकि वो विदेश यात्रा को रिप्रेजेंट करेगा। तो 12 आ गए। उसके बाद और जन्म कुंडली के कौन कौन से घर जो फॉरेन ट्रैवल को सपोर्ट करते हैं? फॉरेन ट्रैवल को हमारे पास घर सपोर्ट करते हैं तीसरा घर जो कि छोटी यात्रा को रिप्रेजेंट करता है। और इसी के साथ साथ जन्म कुंडली का 9वां घर जो लंबी यात्रा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक? क्या बनेंगे? 3, 9, 12 पॉजिटिव। नेगेटिव कौन कौन से होंगे? नेगेटिव में तीसरे घर से 12वां घर दूसरा, 9वें घर से 12वां घर 8वां, 12वें घर से 12वां घर 11। 2, 8, 11 विदेश यात्रा के नेगेटिव हाउस होंगे। तो विदेश यात्रा का ग्रुप क्या बनेगा? 12th हाउस प्राइमरी हाउस, 3, 9, 12 पॉजिटिव हाउस, 2, 8, 11 नेगेटिव हाउस। ठीक है। फॉरेन ट्रैवल के आगे फिर बीमारी के लिए लिखी, डिसीज के लिए। बीमारी के लिए छठा घर प्राइमरी होता है, छठे घर से बीमारी देखी जाती है।
फिर आठवां घर जो क्रोनिक डिसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सीडेंट भी देगा। आठ के बाद बारहवां घर जो हॉस्पिटल देगा। कौन कौन से घर बनेंगे? नेगेटिव बनेंगे 6, 8, 12। पॉजिटिव जो बीमारी से रिकवरी देंगे, पॉजिटिव घर बनेगा छठे घर से बारहवां घर, पांचवा घर, बारहवें घर से बारहवां घर, ग्यारहवां घर। ठीक है। सातवें घर को पॉजिटिव नहीं लिया जाता। सातवां घर मार्क हाउस होता है। जब हम डेथ कैलकुलेट करते हैं तो वहां पर इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो बीमारी के लिए पॉजिटिव हाउस सिर्फ आप लोगे 5, साथ में लोगे 11। तो बीमारी का ग्रुप कैसे बनेगा? सिक्स हाउस प्राइमरी, 5 और 11 पॉजिटिव, 6, 8, 12 नेगेटिव हाउस। क्लियर? यहां तक आया समझ कुछ के नहीं समझ आया? कैसे कैसे बने हैं? पॉजिटिव सिंपल है, नेगेटिव को हर जगह 12वें घर से लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा उस इवेंट के बारे में समझेंगे और नेगेटिव हाउस को समझेंगे तो कहानी आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है। जैसे शिक्षा के लिए 11 से 12 10वें घर को नेगेटिव नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा? 10वां घर प्रोफेशन है। प्रोफेशन कभी भी शिक्षा के विरुद्ध नहीं हो सकता। क्लियर है ना? थोड़ा सा समझोगे तो कहानी समझ आ जाएगी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है। मेजर मैंने आपको समझा